हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। तो आज हम हिंदी के लगभग 30 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और ये टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लगभग लेखक और उनकी रचनाओं पर आधारित होंगी और कुछ व्याकरण संबंधित भी प्रश्न हैं इसमें। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। और एक बात और, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आपके प्रिपरेशन में हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं आज हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि है कि अ प्लस ई, ठीक है, अ प्लस ई का जब संयोग होता है या कि योग होता है तो ये ए बन जाता है। तो स्वर संधि के किस भेद को यह व्यक्त कर रहा है? कहने का मतलब है वाक्य में जो दो पद होते हैं, पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला अक्षर या वर्ण मिलकर ए बनाते हैं। जैसे अ और ई मिलकर ए बनाते हैं, तो ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि होगी या यण संधि होगी? तो बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गुण संधि। अब देखिए गुण संधि में क्या होता है कि अ या आ से, ठीक है, अ या आ से इनका योग होता है ई या बड़ी ई से, तो ये क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। जो अभी अभी हमने बात करी, प्रश्न में हमने ये चीज़ देखा, ठीक है। तो ये ए हो जाता है, ये तब भी गुण संधि है, ठीक है। लेकिन अगर अ या आ का योग जो है ऊ या बड़े ऊ से हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ओ बन जाते हैं, ठीक है। तब भी यह क्या हो जाएगा? आपका गुण संधि हो जाएगा। अब अ या आ का योग जो है री से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है? और में परिवर्तित हो जाता है, तो भी ये क्या हो जाता है? गुण संधि हो जाता है। दीर्घ संधि आप समझ रहे हैं कि जिसके जुड़ने से, योग होने से, अक्षरों के योग होने से हमेशा दीर्घ, कहने का मतलब है आ बने, बड़ी ई बने, ए बने, ओ बने, तो ये दीर्घ संधि में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई गुण संधि की। और गुण संधि के उदाहरण की बात कर ले, जैसे आपका रमेश, महेश, राकेश, सितर्तु, ठीक है, द्वारकेश, लंबोदर, ये सभी जो है गुण संधि के जो है उदाहरण हैं। आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि सत प्लस चरित्र मतलब सत धन चरित्र बराबर सचरित्र किस संधि का उदाहरण है? संधि से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अभी आपने यूपी टेट जो प्रीवियस ईयर आपने देखा, जो लीक हुआ था, उसमें भी लेखक से और इस तरह से संधि बहुत ज़्यादा पूछा गया था। और उसके बाद जो आपका यूपी टेट हुआ वो तो आप देख ही रहे थे। तो सचरित्र किस संधि का है? तो देखिए सत, ठीक है। जब हलंत की बात हो जाती है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। ये देख के ही जो है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं देख के पता चल जाता है कि कौन सी संधि है। या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? भोजपुरिया, भारतीय, अतिथेय या गया? तो आप देख रहे हैं जैसे कि या, ठीक है, या जो है प्रत्यय है। जो प्रत्यय होते हैं वे किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, मतलब आखिरी में जुड़ते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बात कर ली जाए दूसरे का, तो भोजपुरिया, भोजपुरिया को अगर आप अलग करेंगे तो भोजपुर, ठीक है। उसके बाद या, इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे भोजपुरिया में जो है या प्रत्यय जुड़ जाता है। आगे देखते हैं, तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्रोत के आधार पर या स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो हो जाते हैं आपके 4 प्रकार के, जिसको तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज आप कहते हैं, इस तरह से। तो तत्सम वे शब्द हो जाते हैं जो आपके संस्कृत से सीधे आपके हिंदी में चले आए हैं, ठीक है। संस्कृत से सीधे आपके हिंदी में चले आते हैं। तो तत्सम शब्द का जो स्रोत हो जाएगा वो चौथे का जो हो जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने तीसरे में, अच्छा तीसरे की बात हो चुकी है। आगे देखते हैं, संधि शब्द है। संधि शब्द क्या है? तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। देखिए ये चारों ऑप्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे 3 नंबर तो आपका फिक्स है यूपी टेट में आने के लिए। तो आप 3 नंबर का वैल्यू समझते हैं, 1 नंबर से लोग पीछे रह जाते हैं, 3 नंबर की तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो बात कर लेते हैं हम पहले तत्सम। तो तत्सम
हमने बात कर लिया कि जो तत्सम है वो संस्कृत से सीधे हिंदी में जो आ जाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता, संध्या, ये क्या हो जाता है, ये आपका तत्सम हो जाता है। तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत से परिवर्तित होके आते हैं, ठीक है। तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत से परिवर्तित होकर, संस्कृत में कुछ दूसरा होता है, उसका बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में आ जाता है वो आपका तद्भव हो जाता है। जैसे कि उज्ज्वल, उज्ज्वल होता है ना, उज्ज्वल क्या है, एक संस्कृत भाषा है जिसको हम उजला कह देते हैं, उजला, ठीक है। तो ये तद्भव हो गया। जो तत्सम है वो तो उज्ज्वल है, लेकिन तद्भव उजला हो गया। अब जैसे संध्या तत्सम होता है, लेकिन सांझ वो तद्भव हो जाता है। देशज जो हो जाते हैं ये क्षेत्र के प्रभाव के आधार पर हो जाते हैं, जैसे क्षेत्र में प्रभावित कुछ वर्ड हो जाते हैं, जैसे हो गया थैला, पेड़ ना, पगड़ी, लोटा, ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो देशज हो जाती है। विदेशज आप समझ रहे हैं, जो विदेशों से आगत शब्द वर्ड, अक्षर जिसे कहते हैं या शब्द जिसे कहते हैं, वो आपका विदेशज हो जाता है। तो संधि शब्द है, संधि शब्द आप समझ रहे हैं। पाँचवें का सही आंसर की बात की जाए तो पहला हो जाएगा, जिनका हम एक सही भाग किसी भी शब्द का हम अलग कर पाएँ, ठीक है, संधि विच्छेद कर पाएँ, और उन संधि विच्छेद का जो है एक अच्छा जो है अर्थ निकल पाए, ठीक है। तो वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सेशन डेली, चाहे हिंदी हिंदी हुआ, चाहे ईवीएस हुआ, जो भी आपका सीडीपी, सभी से संबंधित वीडियो अपलोड होती हैं पीबी एजुकेशन चैनल पे, तो आप मेक श्योर जुड़े रहें। अब देख लेते हैं रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। रूढ़ क्या है, ठीक है। अब ये भी शब्द के प्रकार ही हैं, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, ये भी शब्द के प्रकार ही हैं, ठीक है। तो जैसे आपका रूढ़ शब्द हो जाता है, रूढ़ शब्द वे हो जाते हैं जिनका सार्थक खंड नहीं होता, जिनका हम अगर बंटवारा करेंगे तो उनका सार्थक खंड नहीं होगा, तो वो आपके रूढ़ हो जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में रूढ़ शब्द को समझ सकते हैं कि आपका रूढ़ शब्द हो जाता है चावल। चावल हो गया, चावल को अगर आप बांटेंगे तो इसका अलग तो होगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक खंड नहीं बनेगा। दिन हो गया, इस तरह से बहुत से शब्द हो जाते हैं, ठीक है। यौगिक हो जाते हैं, यौगिक जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर, ठीक है, एक जो शब्द बना होता है। जैसे मान लीजिए विद्यालय, आपने संधि विच्छेद जिसे आप समझते हैं, संधि विच्छेद जिसे आप कहते हैं, संधि जिसे कहते हैं, वही हो जाता है आपका योगी। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय हो गया। विद्याधनर्थी, विद्यार्थी हो गया। विज्ञान भी आपका क्या है, एक संधि है, एक यौगिक शब्द है, जैसे वि प्लस ज्ञान, तो विज्ञान हो जाता है, ठीक है। प्रत्यय आप उपसर्ग से जो मिलके बनते हैं वो भी आपके यौगिक हो जाते हैं। योग रूढ़ का मतलब है दो या दो से अधिक शब्द तो मिले, लेकिन वो एक नया शब्द नहीं, वो एक विशेष नया शब्द बनाए। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं पीताम्बर, ना, पीताम्बर, पीला, पीताम्बर हो गया आपका, दशरथ हो गया, हनुमान हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, आपका योग रूढ़ हो जाते हैं। कमल की बात करी जाए तो कमल, छठवें के सही आंसर की बात करी जाए तो छठवां का सही आंसर हो जाएगा पहला। कमल को अगर हम अलग करेंगे तो ये कोई सार्थक खंड नहीं बनेगा इसका, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसी की जो पर्यायवाची है कमल की, जो है आपकी जलज, ठीक है, जलज जिसे आप कहते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, ये योग रूढ़ हो जाता है, क्योंकि जल में पैदा होने वाला अर्थात कमल, ठीक है। तो हम कमल एक विशेष रूप चला जाता है ना जलज कमल पर, तो ये योग रूढ़ हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो मैंने अभी भी बताया कि दशानन इनको अलग करेंगे, 10 प्लस आनन, ठीक है। ये अलग तो हो जाएंगे, सार्थक अर्थ भी बनेगा, लेकिन जब ये जुड़ेंगे मतलब दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। एक रावण का जो है अपने आप इमेज बन जाता है माइंड में कि हाँ, एक स्कीमा तैयार हो जाता है कि आपका, तो आपको समझ में आ गया। मैंने पहले ही बता दिया कि आपका योग रूढ़ है, इसमें कोई भी बताने वाली बात अब नहीं रही। विकारी शब्द का उदाहरण है, विकारी शब्द क्या है ये भी हम देखेंगे। तो देखिए, बहुत इधर इसलिए ओह, ठीक है, इसमें विकारी शब्द कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए फटाफट, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 6 क्वेश्चन में ही लगभग 10 मिनट अपना लगा चुके हैं। रचनाकार का पर्यायवाची, तो रचनाकार नहीं रत्नाकार हो जाएगा, रत्नाकार, ठीक है। रत्नाकार की परिभाषा क्या है, समुद्र, सोता, समाधि, संसार, तो सही ऑप्शन की बात करें, यहाँ रचनाकार को आप रत्नाकार बना लीजिएगा। 9वें के सही आंसर की बात करी जाए तो समुद्र ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विपुल का पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची विलोम से
पर्यायवाची विलोम हुआ। और आपका फिर जैसे आपने विकारी शब्द देखा, अविकारी शब्द, इस से रूढ़, यौगिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विपुल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बहुत, समान, कम या छोटा। तो 10वें के सही आंसर की बात करी जाए तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा पहला, बहुत पर्यायवाची हो जाएगा इसका विपुल का। आगे देखते हैं, अधम का विलोम क्या है? उल्टा, ठीक है ना। उत्तम, नवीन, प्राचीन, मध्यम। तो 11वें के सही ऑप्शन की बात करी जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तम, ठीक है। उधम का विलोम हो जाएगा उत्तम, अधम का विलोम हो जाएगा आपका उत्तम। आगे देखते हैं, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसमें कौन सा वाक्य है? ठीक है, इसमें कौन सा वाक्य है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे किसी भी अदर वीडियोस में, क्योंकि हम अब तक बहुत जो बेसिक है उनको समझ चुके हैं। आगे हम लोग जो बात करेंगे बहुत मेन टॉपिक आने वाले लेखक और कृतियों के बारे में, तो उसको हम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन पढ़ेंगे जरूर। तो सीधे 12th के आंसर की बात करी जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, सरल और संयुक्त वाक्य समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि किसी जो है कंजक्शंस के साथ, प्रीपोजिशन के साथ, जैसे आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि इसका भी एक अपना अलग अर्थ है, इसका भी एक अपना अलग अर्थ है। और ये जो किंतु जोड़ दिया है दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। हाथ का मैल का अर्थ है, यहाँ पे देखिए मुहावरा हो गया। तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। 13 के सही ऑप्शन की बात करी जाए तो अपना आपका हो जाएगा पहला। हाथ का मैल मतलब कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, या हाथ का मैल है मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं इसको तो कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या हो सकता है? थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना। मतलब कम विद्या हो, धन हो, उसके बल पर भी क्या हो? हम इतराएं। अधिक विद्या, धन या बल होने पर इतराना। अधिक धन विद्या आपके शानो शौकत है तो आप उस पर घमंड करिए, इतराइए, ठीक है। अत्यधिक बोलना, संभल कर चलना। तो देखिए, सीधे सीधे कोई चीज़ नहीं है। अधजल गगरी छलकत जाए तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई चल रहा है, तो इस तरह से तो ये सीधा सीधा आंसर हो नहीं सकता। तो चौथा ऑप्शन पहले कट गया। 14 के सही आंसर की बात करी जाए तो पहला ही हो जाएगा आपका, कि थोड़ी विद्या, थोड़ा धन होता है, थोड़ा बल होता है लोग, और उसी पे लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं या इतराते हैं, जिसका हम मुहावरा बना देते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेम, हास, उत्साह, शोक। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो 15 के सही आंसर की तो वो हो जाएगा आपका प्रेम। प्रेम श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है। हास क्या है? हास्य रस का जो है वो हास है, ठीक है। शोक का जो है, शोक की बात करी जाए तो ये आपका क्रूर रस जो हो जाता है आपका शोक हो जाता है। उत्साह जो हो जाता है आपका वीर रस हो जाता है, ठीक है। ये बताइएगा, वीर रस की अत्यधिक कविताएं किस कवि के द्वारा लिखी गई? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको जानने जरूरी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को, भारतीय युग को। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल ही कहा जाता है। और किसने कहा ये भी बताइएगा। इसका जो समय सारणी है कब से कब तक है ये भी बताइएगा, क्योंकि खुद से अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कि हम जो आप एज इट इज़ बता रहे हैं, कुछ जो अलग सी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है आप लिख दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटा सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। जो भी एग्ज़ाम आप के आ रहे हैं उसको आप बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद बरदाई को, हेमचंद्र को। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो 17 के सही आंसर की बात की जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति को ही मैथिली कोकिल कहा जाता है। आगे देखते हैं, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ठीक है। तो 18वें के सही आंसर की बात करी जाए, पहला ज्ञान मार्गी। कबीर जो थे वो अपने जो है कृतियों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से जो भी उन्होंने लिखा है वो ज्ञान प्रदान करना चाह रहे थे, ठीक है। जैसे आपने कबीर की जो साखी पढ़ी है, जो 10th में 9th-10th आई होप उसमें हिंदी के बुक में है सबसे पहला लेसन साखी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने ज्ञान के बारे में बात करी है, ठीक है। तो प्रेम मार्गी में आप, और कृष्ण मार्गी में आप मीरा को रख लीजिए, मीरा जी हैं, ठीक है। राम मार्गी आपको रहीम जी हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पद्मावत के रचयिता कौन है? यहाँ से देखिए रचयिता और उनके रचना आ गई हैं, तो इन पर हम डिटेल में बात करेंगे। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और जायसी जी। तो पद्मावत किसने लिखी है? 19 के सही आंसर की बात करी जाए तो जायसी जी ने लिखी है पद्मावत, ठीक है। 19 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देख लेते हैं कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने क्या क्या लिखे। बहुत अच्छे अच्छे जो आपने बचपन से पढ़ी होगी, जैसे कि सूर सागर, सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नागलीला और गोवर्धन लीला, इस तरह से बहुत सारी इन्होंने सूरदास जी ने अपनी रचनाएं दी। आगे देखते हैं कबीर। अब तुलसीदास जी की देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने दोहावली लिखा, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है उनका, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रामायण हो गया, भैरव हो गया, वैराग्य हो गया। तो इस तरह से राम के आधार पर उन्होंने राम की कृतियों को बहुत ज़्यादा संवारा है। तो तुलसीदास जी की ये रचनाएं हो गई। आगे जिस जिस तरह से आएंगी बातें उस तरह से हम लोग बात करते जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, नामदेव, कबीरदास, मीरा, शंकरदेव। तो 20 के सही आंसर की बात करी जाए तो 20 का सही आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नामदेव। आगे चलते हैं। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कभी कभी पूछ देता है। हरिऔध का पूरा नाम बताइए, तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहले 21 के आंसर की बात कर ले तो 21 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मतलब कि हरिऔध साहब ने ये चीज़ें लिखी हैं। अब देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कौन कौन सी रचनाएं दी। सभी चारों ऑप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले जयशंकर प्रसाद जी की बात करी जाए तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो आपका लिखा है वो आपको हो जाता है जैसे झरना, आंसू, लहर, कमायने, प्रेम प्रतीक ना, आंधी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है झरना, आंसू, लहर याद रखिएगा। और उसके बाद तो आप जैसे इतिहास में चले जाए तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, इस तरह से इन्होंने लिखा है। अग्निमित्र भी एक लिखा है बहुत ज़्यादा। अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ ऐसा हमने पढ़ा है जो बहुत ही अच्छा है, अलग है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की बात कर ली जाए तो निराला जी ने जैसे बहुत ज़्यादा इनका जो पूछा जाता है वो तुलसीदास ना, तुलसीदास के रचयिता कौन है या किसने लिखी? तो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने गीतिका लिखी है, अनामिका लिखी है, परिमल लिखा है ना। अनामिका भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है और आपका गीतिका भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और तुलसीदास। तो ये तीनों मेक श्योर कि आप याद रखें। आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो गुप्त जी ने जो लिखा है उनके बारे में एक विशेष रचना जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको जाननी ज़रूरी है। ये आप ढूंढिए और बताइए कि सच में कितना जो है। अगर आपने देखा है, मान लीजिए गुप्त साहब की जो रचनाएं हैं बहुत सी, तो उसमें से एक रचना जो आपको बहुत पसंद हो, आपने पढ़ी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देखते हैं। भरत भारती काव्य के रचनाकार कौन है या रचयिता के नाम बताइए? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, मैथिली शरण गुप्त। तो बात कर लेते हैं और ऑप्शन के बारे में। जैसे नागार्जुन हुए, नागार्जुन जी ने क्या क्या लिखा है? जैसे उन्होंने अकाल और उसके बाद इन्होंने गद्य लिखा। अकाल और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे सीखे हुए दो भुट्टे, कुछ अलग ही है, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से याद कर लेंगे। सीखे हुए दो भुट्टे, प्यासी पथराई आंखें। आप सिर्फ कहिए इसको, देखिए, प्यासी पथराई आंखें। और इन्होंने युग धारा लिखा, तुमने कहा था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसे, लेकिन अकाल और उसके बाद सिके हुए दो भुट्टे और प्यासी पथराई आंखें, बहुत ज़्यादा प्यासी पथराई आंखें पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नागार्जुन जी के बारे में। प्रसाद जी के बारे में बात हम लोगों ने कर ही लिया। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनके तो कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं है टीचिंग का, हिंदी में अगर हिंदी है किसी भी एग्ज़ाम में तो उसमें न क्वेश्चन पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर जी से। तो वो इन्होंने वीर रस के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है। वीर रस इनकी जो है कविताओं में, इनकी रचनाओं में झलकता है। तो इन्होंने लिखा है जैसे उर्वशी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उर्वशी पूछा जाता है, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार। तो इस तरह से इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। आगे देखते हैं। रहस्यवाद किस युग के एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए 23 की, तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे छायावाद में आपके सुमित्रानंद पंत जी हैं,
ठीक है, अभी भी हम लोगों ने बात करी। निराला जी हैं, बच्चन जी हैं, जयशंकर प्रसाद, ये लोग छायावादी युगी हैं, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अनामिका के रचयिता का नाम बताइए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर की बात कर ली जाए, 24 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि निराला जी ने अनामिका लिखा है, परिमल लिखा है, गीत का लिखा है, तुलसीदास लिखा है। तो ये जो चीज़ें याद करने लायक है उसको बेहद आपको याद करना है। जैसे पंत जी ने क्या लिखा है, सुमित्रानंद पंत जी ने, इन्होंने लिखा है कि ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण। तो इस तरह से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं पूछा जाता है लेकिन याद रखिए। आगे देखते हैं, आपके महादेवी वर्मा जी के बारे में बात कर लिया जाए तो इन्होंने लिखा है जैसे कि निहार, रश्मि, निर्जा, ठीक है, निहार, रश्मि, निर्जा, अग्नि रेखा, दीप शिखा, इस तरह से इन्होंने लिखा है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, निराला जी को। तो 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 25 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सुमित्रानंद पंत। और इनकी जो भी जो कविताएं थी, रचनाएं थी, हम लोग बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं, कामायनी के रचयिता का नाम बताइए। देखिए फिर आ गए, निराला, नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। तो अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी, 26 के सही आंसर की बात करेंगे तो आपके जयशंकर प्रसाद ही हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने क्या क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं, कुरुक्षेत्र के रचयिता का नाम है दिनकर, नागार्जुन, आरसी प्रसाद, सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो सही ऑप्शन की बात कर लीजिए 27 के, तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रश्मि रथी उर्वशी जैसी बहुत ही अच्छी अपनी रचनाओं को रखा है। आगे देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रानंद पंत को। तो 28 के सही आंसर की बात करी जाए, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसका रीज़न आप बताएं, क्योंकि खुद से नहीं ढूंढेंगे तो कुछ मतलब नहीं है पढ़ने का। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबको मुँह ज़बानी याद होगा 9th से ही, कि रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, नागार्जुन को और सुमित्रानंद पंत जी को। तो 29 के सही आंसर की बात करी जाए तो पहला ऑप्शन जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। और किस लिए कहा जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कि 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है आपको पता ही है, क्योंकि जब दिनकर साहब को मिला तो जायज़ सी बात है कि ये जो है साहित्य के आधार पर मिलता है। आगे देखते हैं, किस काल के आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है, वो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग। तो 30 के सही आंसर की बात करी जाए तो वो 30 का सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतिकाल। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे हिंदी की। और थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए, आने वाले एग्जाम को क्रैक करिए। इसी कामना के साथ वीडियो को अंत करते हैं।